सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना सैलरी वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था अंतिम चरण में, और इस चैप्टर में अपन ने ये लास्ट पॉइंट है अनुलाभ, परक्यूजिट्स या पर्क्स, ये वाला पॉइंट अपन ने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था आयकर हेतु केवल सुविधाएं एवं लाभ ही अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु और सेवाओं सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, इनको अनुलाभ कहते हैं। जो सुविधाओं के रूप में या लाभ के रूप में दिए जाएं और साथ में जिनको मुद्रा में मापा जा सकता हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको अपन अनुलाभ कहते हैं। अनुलाभ को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, और केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। ये 3 भागों में अपन ने बांटा था। और लास्ट लेक्चर में अपन ने सबसे पहले ये पॉइंट चालू किया था सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये किराया मुक्त मकान की सुविधा, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को किराया मुक्त मकान रहने के लिए देता है तो उस सुविधा का मूल्य अपन कैसे मापेंगे और उसकी कर्मचारी की आय में कितने रुपए जोड़े जाएंगे, उसका वैल्यूएशन करने के लिए ये पॉइंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था इसको 2 भागों में बांटा है। जैसे ही किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन आए तो सरकारी कर्मचारी या अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है तो असुसज्जित मकान है तो सरकारी नियम में वर्णित राशि माइनस कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी। सुसज्जित मकान का एक ही नियम है, आगे भी कई बार ये पॉइंट आएगा। असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य प्लस फर्नीचर इत्यादि की लागत का 10% प्लस यदि फर्नीचर इत्यादि किराए पे लिया गया है तो किराए की राशि माइनस कर्मचारी से वसूल की गई राशि। और फिर अपन ने अन्य कर्मचारी में देखा था असुसज्जित मकान या सुसज्जित मकान, और ये सारे इसके पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस पिछले लेक्चर के अंदर कर चुका हूँ। तो इसके अंदर अब सेकंड पॉइंट अपन आज स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान से पॉइंट हैं, क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे पॉइंट ये पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार पढ़ते ही आपके तुरंत समझ में आएंगे। देखिए, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, यानी नियोक्ता ने कर्मचारी के दायित्वों का, यानी दायित्व किसका था, कर्मचारी का, पेमेंट किसने करा, नियोक्ता ने। तो इसका मतलब नियोक्ता ने जितनी राशि पेमेंट करी वो अपन कर योग्य मानेंगे, अनुलाभ मानेंगे वो। तो ऐसे भुगतान जिनको यदि नियोक्ता नहीं चुका था तो कर्मचारी को वहन करना पड़ता, कर योग्य अनुलाभ माने जाते हैं। उन सब पे अपन टैक्स लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे कर्मचारी के होटल अथवा क्लब के बिलों का भुगतान। तो कर्मचारी के होटल अथवा क्लब के बिलों का भुगतान किसको करना था, कर्मचारी को करना था, परंतु भुगतान किया किसने, नियोक्ता ने किया, तो उसको अपन कर योग्य मानेंगे, अनुलाभ मान लेंगे। अब यहाँ पर यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यदि कर्मचारी ने होटल अथवा क्लब में कार्यालय के काम से गया, ऑफिस के काम से होटल और क्लब में गया और फिर नियोक्ता ने उसका भुगतान किया, तो वो फिर कर योग्य अनुलाभ नहीं होगा। कर्मचारी के नाम से आए बिजली और पानी के बिलों का भुगतान, तो कर्मचारी के नाम से बिजली का बिल था, पानी का बिल था, और उसका पेमेंट किसने कर दिया, नियोक्ता ने कर दिया, तो अपन उसको कर योग्य अनुलाभ मानेंगे और वो समस्त राशि कर्मचारी के अनुलाभ के रूप में उस पर टैक्स लगाएंगे अपन। कर्मचारी द्वारा देय आयकर का भुगतान, तो कर्मचारी को देना था अपना इनकम टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स का पेमेंट किसने कर दिया, नियोक्ता ने, तो उसको कर योग्य अनुलाभ मानकर उसके वेतन अनुलाभ के रूप में कर योग्य हो जाएगा। कर्मचारी के निजी ऋण का भुगतान इत्यादि, ऐसे अन्य पॉइंट भी हो सकते हैं। तो आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि वो खर्चा किसका था, दायित्व किसका था पेमेंट करने का, कर्मचारी का, पेमेंट किसने करा, नियोक्ता ने, तो वो कर योग्य अनुलाभ माना जाएगा और उसके ऊपर अपन टैक्स लगाएंगे और कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा अनुलाभों के रूप में। थर्ड पॉइंट आता है कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए भुगतान की गई राशि। तो देखिए, जीवन बीमा किसका था, कर्मचारी का, वार्षिकी किसकी थी, कर्मचारी की, लेकिन भुगतान किसने कर दिया, नियोक्ता ने, तो ऐसी राशि भी अनुलाभ मानी जाएगी। ऐसी राशि अनुलाभ मानी जाती है, वह कर्मचारी की आय में जोड़ दी जाती है। अब यहाँ पर नोट लगाया हुआ है, अब ये नोट समझना है आपको, जो ध्यान रखना है वो यही पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। यदि नियोक्ता ने दुर्घटना बीमा प्रीमियम या चिकित्सा बीमा प्रीमियम या कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम इत्यादि का भुगतान किया है तो ये कर योग्य नहीं है। देखिए, ये दुर्घटना बीमा प्रीमियम करवाना नियोक्ता की जिम्मेदारी है
और नियोक्ता ने उसका पेमेंट कर दिया तो वो कर योग्य अनुलाभ नहीं माना जाएगा। चिकित्सा बीमा प्रीमियम भी नियोक्ता अपने कर्मचारी के लिए करवा सकता है और पेमेंट कर सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम इत्यादि का भुगतान भी नियोक्ता कर्मचारी के लिए कर सकता है। तो इन तीनों को अपन अनुलाभ की श्रेणी में नहीं मानेंगे। इसी तरीके से नोट में सेकंड पॉइंट लगाया है, नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि पर कर्मचारी को धारा 80C के अंतर्गत नियमानुसार कटौती दी जाएगी। ये जब डिडक्शन वाला चैप्टर आएगा तब आपके पॉइंट समझ में आएगा कि ये जो बीमा प्रीमियम वगैरह की राशि चुकाई जाती है इसके ऊपर धारा 80C के अंतर्गत छूट मिलती है, तो कर्मचारी वो छूट की राशि ले सकता है चाहे नियोक्ता ने उसका पेमेंट करा हो। यदि नियोक्ता ऐसी राशि का भुगतान करता है तो प्रीमियम की राशि देय होने पर अनुलाभ होगी, ना कि भुगतान करते समय। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही वो पेमेंट ड्यू हो गया उसी समय उसको अपन अनुलाभ मान के जोड़ देंगे, चाहे उसका पेमेंट किया गया हो चाहे नहीं किया गया हो। इसी तरीके से एक इसमें पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण। तो देखिए इसमें दो पॉइंट हैं, या तो बिना ब्याज के, ब्याज मुक्त का मतलब बिना ब्याज के लोन दे दिया, किसने दे दिया, नियोक्ता ने दे दिया, किसको दिया, कर्मचारी को। या रियायती ब्याज दर, रियायती का मतलब होता है कंसेशन, ब्याज दर मामूली रेट के ऊपर मामूली ब्याज के ऊपर नियोक्ता ने कर्मचारी को ऋण दे दिया, और यहाँ पर बिना ब्याज के दे दिया, ब्याज मुक्त, और ये रियायती ब्याज दर पर ऋण दे दिया। तो ऋण किसने दिया है, नियोक्ता ने, किसको दिया, कर्मचारी को। तो अपन उसको तो अनुलाभ मानेंगे, और उसकी रेट कितनी होगी, क्या नियम होंगे, वो आप क्लियर कर लीजिए। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को या उसके पारिवारिक सदस्यों को, जरूरी नहीं है कि नियोक्ता ने कर्मचारी को ही वो ऋण दिया हो सकता है वो ऋण नियोक्ता ने कर्मचारी के अलावा उसके पारिवारिक सदस्यों को दे दिया हो, बिना ब्याज के या रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया है तो वह अनुलाभ माना जाएगा। वह कर्मचारी की आय में ब्याज की राशि जोड़ दी जाएगी। ब्याज की दर व राशि की गणना SBI द्वारा संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन के आधार पर की जाएगी। तो ब्याज की रेट अपन क्या मानेंगे, ब्याज की रेट अपन मानेंगे SBI के द्वारा जो भी उस गत वर्ष के प्रथम दिन के आधार पर ब्याज की रेट मान ली जाएगी। और अगर ब्याज मुक्त है तो वो पूरी ब्याज के ऊपर, ऋण के ऊपर पूरा ब्याज निकाल के वो उस कर्मचारी की अनुलाभ मान के उसके वेतन में जोड़ दिया जाएगा। मान लो SBI के हिसाब से ब्याज दर थी 10%, उसने कर्मचारी को नियोक्ता ने दिया 4% पे, तो 10% और 4% का अंतर कितना हो गया, 6%। तो 6% ब्याज की राशि निकालकर अनुलाभ के रूप में कर्मचारी के वेतन में जोड़ दी जाएगी। इसी तरीके से एक अन्य पॉइंट है चल संपत्तियों का उपयोग। तो यदि नियोक्ता ने कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को कोई संपत्ति कंप्यूटर व लैपटॉप को छोड़कर, कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर इसलिए है कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को कंप्यूटर और लैपटॉप प्रयोग करने के लिए दे सकता है, चाहे वह ऑफिस के कार्यों के लिए उसका प्रयोग करे, चाहे वह पारिवारिक कार्यों के लिए प्रयोग करे, इसको मुक्त रखा गया है। तो यदि नियोक्ता ने कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को कोई संपत्ति उपयोग करने के लिए दी है तो सुविधा का मूल्य निम्न राशि होगा। तो अपन सुविधा का मूल्य क्या निकालेंगे चल संपत्ति का उपयोग के लिए, कंप्यूटर लैपटॉप को छोड़कर। यदि संपत्ति का स्वामी नियोक्ता है तो संपत्ति की लागत का 10% अपन मान लेंगे और वो अनुलाभ मानकर कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा, संपत्ति की लागत का 10%। और यदि नियोक्ता ने संपत्ति किराए पे ली है तो किराए के बराबर राशि हो जाएगी। तो फिर 10% नहीं निकाल सकते अपन, तो फिर अपन किराए के बराबर राशि जो है वो अनुलाभ मानकर कर्मचारी के वेतन में जोड़ दी जाएगी। इसी तरीके से एक पॉइंट और आता है चल संपत्तियों का उपयोग, और ये था चल संपत्तियों का हस्तांतरण। दो पॉइंट है देखिए, 5वें पॉइंट में तो था चल संपत्तियों का उपयोग, ये है चल संपत्तियों का ट्रांसफर। हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर, यानी कि नियोक्ता ने कोई चल संपत्ति कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरित कर दी है, यानी ट्रांसफर ही कर दी है, प्रयोग के लिए नहीं दी है, परमानेंट ही उनको ट्रांसफर कर दी है। तो ऐसी सुविधा का मूल्य निम्न होगा। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मूल लागत में से प्रतिवर्ष रिटर्न डाउन मेथड, ये WDM का मतलब है रिटर्न डाउन मेथड से 50% ह्रास घटाने के पश्चात शेष बची राशि को अपन अनुलाभ मान लेंगे। मोटर कार है तो मूल लागत में से रिटर्न डाउन मेथड यानी क्रमागत ह्रास पद्धति, रिटर्न डाउन मेथड का मतलब है क्रमागत ह्रास पद्धति से 20% ह्रास घटाने के पश्चात शेष बची राशि को अपन उसका मूल्य संपत्ति का मान लिया जाएगा और वह अनुलाभ के रूप में कर्मचारी के वेतन में
जोड़ दिया जाएगा। अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स यदि कोई है तो मूल लागत में से स्थायी किस्त पद्धति से, यहाँ रिटर्न डाउन मेथड नहीं है, देखिए यहाँ पर है स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति से 10%, यहाँ रिटर्न डाउन मेथड से था 20%, यहाँ रिटर्न डाउन मेथड से था 50%। तो ये रेट आपको ध्यान रखनी है। और इन रेट, ये तो परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया, तो अपन उस संपत्ति का मूल्य निकालेंगे। मूल्य निकालने के लिए उसमें से डेप्रिशिएशन घटाना पड़ेगा। तो अदर कोई हाउस होल्ड इक्विपमेंट है तो उसमें तो स्थायी किस्त पद्धति से 10% डेप्रिशिएशन घटा के उसका मूल्य निकाल लेंगे। मोटर कार है तो रिटर्न डाउन मेथड से 20% डेप्रिशिएशन घटाने के पश्चात उसका मूल्य निकाल लेंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो उसमें रिटर्न डाउन मेथड से 50% राशि घटाने के पश्चात शेष बची राशि को उस चल संपत्ति का मूल्य मान लिया जाएगा। और वो चल संपत्ति तो परमानेंट ट्रांसफ़र कर दी, तो वो मूल्य मानकर डेप्रिशिएशन घटाने के पश्चात जो मूल्य आएगा वही इस संपत्ति का मूल्य मानकर अनुलाभ के रूप में कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर एक नोट विशेष लिखा हुआ है जो आपको ध्यान रखना है। ये नोट आपको ध्यान रखना है कि राशि संपूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाएगा, वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि डेप्रिशिएशन पूरे साल भर का लगाया जाएगा। एक साल 3 महीने हैं तो 3 महीनों को छोड़ दिया जाएगा, पूरे वर्ष का ही डेप्रिशिएशन लगाया जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्वेट इक्विटी अंश। तो पहले तो ये समझिए कि ये स्वेट इक्विटी अंश क्या होते हैं। 1 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है स्वेट इक्विटी अंश किसे कहा जाता है। या कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को ही के अंतर्गत ही स्वेट इक्विटी अंश दिए जाते हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए पहले, स्वेट अंश वह अंश हैं जो कंपनी अपने कर्मचारियों को रियायती दर पर या मुफ्त में या किसी कार्य के प्रतिफल स्वरूप नगद के स्थान पर निर्गमित करती है। यानी 3 तरीके से निर्गमित कर सकती है। या तो रियायती दर पर, जैसे 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 50 रुपये में उनको इशू कर दिया तो ये तो कंसेशनल रेट के ऊपर इशू कर दिया। या मुफ्त में, 100 रुपये का शेयर है और कंपनी ने 1 रुपया भी नहीं लिया, फ्री के अंदर दे दिया कर्मचारी को वो शेयर। या किसी कार्य के बदले में, प्रतिफल स्वरूप का मतलब बदले में, किसी कार्य के बदले में नगद के स्थान पर, जैसे कर्मचारी को 10,000 रुपये देने थे किसी कार्य के लिए और कंपनी ने 10,000 रुपये के बदले में उसको 10,000 रुपये के शेयर्स दे दिए, तो इन सबको अपन क्या मानेंगे, स्वेट अंश मानेंगे। और इसका अनुलाभ का मूल्य कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो अनुलाभ का मूल्य निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि वह अंश जो हैं वो अधिसूचित हैं या गैर अधिसूचित। अधिसूचित अंश का मतलब है जो वो शेयर्स जो शेयर मार्केट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उनको अधिसूचित अंश कहते हैं। और जो अंश शेयर मार्केट में अधिसूचित नहीं हैं उनको गैर अधिसूचित कहते हैं। तो यदि वो शेयर्स जो दिए हैं कर्मचारी को, स्वेट अंश, वो यदि शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है यानी अधिसूचित अंश है, तो जिस दिन अंश दिए गए हैं उस दिन का उचित बाजार मूल्य, उचित बाजार मूल्य कैसे निकालेंगे? उचित बाजार मूल्य निकालने का तरीका है कि प्रारंभ व अंत के मूल्य का औसत। जैसे ही वो मार्केट स्टार्ट हुआ, शेयर मार्केट, उस समय ओपनिंग उसका प्राइस क्या था और जब शेयर मार्केट क्लोज हुआ तो उस समय उसका मूल्य क्या था। तो प्रारंभ का मूल्य और अंत के मूल्य का औसत ले लेंगे और वो औसत मूल्य को ही उस शेयर की प्राइस मान लिया जाएगा और वो अनुलाभ मान लिया जाएगा। यदि कंपनी ने कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की है तो वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी। तो इस तरीके से तो अधिसूचित अंश का मूल्य निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर मार्केट के जो भी ओपनिंग डे का प्राइस होगा और क्लोजिंग डे का प्राइस होगा, उन दोनों का एवरेज ले लेंगे, औसत ले लेंगे और वो ही स्वेट अंश का मूल्य मान लिया जाएगा। और यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल करी है नियोक्ता ने तो वसूल की गई राशि उसमें से घटा दी जाएगी, शेष राशि को अनुलाभ मान लिया जाएगा। और यदि कंपनी ने फ्री में दिए हैं तो वो पूरी के पूरे अंश औसत मूल्य को ही अनुलाभ के रूप में मान लिया जाएगा। परंतु दिक्कत तब आएगी जब वो अंश गैर अधिसूचित अंश है। गैर अधिसूचित अंश का मतलब वो अंश शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी दशा में अंशों के उचित मूल्य का निर्धारण मर्चेंट बैंकर द्वारा किया जाएगा। मर्चेंट बैंकर द्वारा विकल्प का उपयोग करने वाले दिन किया जाएगा। वो कर्मचारी से वसूल की गई राशि उक्त मूल्य में से घटा दी जाती है। तो एग्ज़ाम के अंतर्गत तो प्राय करके ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दे देगा, उससे आप एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। अगर गैर अधिसूचित अंश है तो मर्चेंट बैंकर के द्वारा जो उसका मूल्यांकन किया गया है वो प्राइस प्रश्न में दी गई होगी।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास व अन्य व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान या पुनर्भरण। पहले तो इसकी हेडिंग समझ लीजिए। छुट्टियां चल रही थी, अवकाश का हॉलीडेज थी, और हॉलीडेज के अंतर्गत हॉलीडेज चल रही थी और हॉलीडेज के अंतर्गत कर्मचारी ने यात्रा करी। पर्यटन के लिए भी कर सकता है, और वहाँ पे यात्रा में उसने आवास भी लिया या अन्य खर्चे भी करे, और उन सभी खर्चों का नियोक्ता के द्वारा भुगतान कर दिया गया। या भुगतान तो कर्मचारी ने किया, परंतु उसका पुनर्भरण का मतलब होता है रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट का मतलब भुगतान तो कर्मचारी ने किया था, परंतु कर्मचारी को वो सारे खर्चों का पेमेंट नियोक्ता ने अपनी तरफ से उसको कर दिया, तो उसको कहते हैं पुनर्भरण। तो या तो नियोक्ता ने पेमेंट कर दिया या नियोक्ता ने उनका रिइम्बर्स कर दिया, पुनर्भरण कर दिया। तो ऐसी दशा में अनुलाभ का मूल्य अपन कैसे जोड़ेंगे वो समझना है आपको। नियोक्ता द्वारा उक्त हेतु भुगतान की गई राशि अनुलाभ मानी जाएगी। पहली बात तो ये कि ये समस्त व्यय जो नियोक्ता ने करे हैं वो सारे अनुलाभ की श्रेणी में आएंगे। लेकिन यदि कर्मचारी ऑफिस के काम से जाता है, वह उसके साथ परिवार का कोई सदस्य भी जाता है, तो सदस्य पर नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि अनुलाभ मानी जाएगी। मान लो कर्मचारी तो ऑफिस के काम से गया जयपुर, और उसके साथ में उसका परिवार का सदस्य भी चला गया, तो कर्मचारी का जो खर्चा होगा वो तो ऑफिशियल खर्चा माना जाएगा, परंतु उसके परिवार के सदस्य पे जो व्यय कर दिया कंपनी ने, उसको अनुलाभ के रूप में मान के कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाएगा। कर्मचारी द्वारा उक्त हेतु चुकाई गई राशि घटा दी जाती है। तो ये तो बड़े सिंपल से पॉइंट हैं कि इन सब पॉइंटों का मतलब यही है कि नियोक्ता ने कर्मचारी को कोई सुविधा दी, उसको अपन ने उसका मूल्यांकन करके उसको अनुलाभ मान के उसके वेतन शीर्षक में जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से अभी ये टोटल 12 अनुलाभ हैं इस पॉइंट के अंदर। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट ये है, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। इसके अंदर 12 पॉइंट हैं। 12 पॉइंटों में से पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन ने यहाँ पे 8 तक के पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अभी 12 पॉइंट इसके अंतर्गत हैं। उसके बाद छोटे छोटे से पॉइंट और हैं, और इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। तो इनको बड़े ध्यान से, इनको वीडियोज़ को आप सुनते जाइए, समझते जाइए। थैंक यू वेरी मच।